अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने यूरोपियन हिस्ट्री जो कि सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये ना सिर्फ आपके सीएसएस के लिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर वन पेपर की तैयारी कर रहा है किसी भी स्केल की, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जाहिर है, हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें यूरोप और उसकी हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, देख लेते हैं टाइमलाइन राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। इसमें इससे पहले मैं जो सीरीज अपलोड की थी उसमें मैं थोड़ा बहुत नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बता चुकी हूँ। कुछ उसमें चीज़ें अभी रिपीट होंगी और कुछ मजीद उसमें मैंने ऐड कर दी हैं, और उनकी डिटेल के साथ। डिटेल तो इतनी मैं डीप में नहीं बताऊंगी, जस्ट स्टोरी की फॉर्म में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चलें जी, देखते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्टे की बहुत ही फेमस पिक है, जिसमें ये सवार हैं घोड़े पे। ये जाहिर करता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही कह लो कि बहादुर और एक वॉइस जो थे वो एम्परर थे, और इन्होंने काफी अरसा फ्रेंच में हुकूमत की। चलें, इनके फादर का नाम देखते हैं, कार्लो बोनापार्टे, जो कि एक लॉयर थे, रेवोल्यूशनरी थे। और कॉर्सिका जो कि आइलैंड है जहां बोनापार्टे जो है वो पैदा हुए थे, उन वहाँ के रिप्रेजेंटेटर थे फ्रेंच में। इनकी मदर मारिया लेटिजिया रेमोलियन रोमोलिनो है। और नेपोलियन बोनापार्टे जो है, इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट है, देख लें। 15 अगस्त 1769 में पैदा हुए, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्सिका आइलैंड में। और इनका निक नेम नेबोलियो मतलब इनका निक नेम था। और इनके 8 सिबलिंग्स थे, यानी टोटल ये 8 बहन भाई थे। इनको ये एक दो लाइनें हैं जो मैंने पहले ऐड की हैं। अच्छा, इन 9 साल की उम्र में इन्हें एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया, ब्रीने शैम्पेन्स में। बाद में ये बहुत ही कह लो कि इंटेलिजेंट थे, बहुत ही कम ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली। फिर इन्हें एक पेरिस की मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया गया, जहाँ पे इन्होंने आर्टिलरी, जो कि ये तोपें वगैरह होती हैं, उनमें इनको एक्सपर्ट बनाया गया, उसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन की। और 16 की एज में ऑलमोस्ट अभी ये थे ही, तो इनकी फादर की डेथ हो गई। और साथ ही साथ जो है जाहिर है फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इन पे। तो इन्होंने जो है मिलिट्री इसलिए ज्वाइन की थी, ठीक है। और साथ ही साथ फिर इनको सेकंड लेफ्टिनेंट भी बना दिया गया आर्टिलरी का वैलेंस में। नेक्स्ट फिर बात शुरू होती है इनकी वॉर्स की। इन्होंने फ्रांस की जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसमें उनके साथ मिलके काफ़ी जंगें लड़ी, ठीक है। और पहली बार इनको 1794 में, डेट्स क्लास में याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती हैं। अच्छा, 1794 को इन्हें भेज दिया गया था वॉर ऑफ टॉलियन में, फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। फ्रेंच ऑफ गवर्नमेंट ने इसको यानी नेपोलियन बोनापार्टे को वॉर ऑफ टॉलियन में भेजा 1794 को, जो इन्होंने जंग जीती और इनका हर तरफ चर्चा होना शुरू हो गया। 1795 में इन्हें पर्शिया में भेजा गया, वहां पे भी इन्होंने जंग लड़ी और वहां पे भी ये जीत गए। देन 1792 टू 1797 में ये बिजी थे फर्स्ट वार ऑफ कोalition में, यानी एक यूरोप जो है उसमें डिफरेंट कह लें कि कंट्रीज थी। और जैसे कि हम पीछे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं अपनी 3 सीरीज में, कि फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रांस में जो है वो मोनार्की खत्म हो गई थी, वहां पे डिक्टेटरी आ गई थी, ठीक है। वहां पे सॉरी डायरेक्टरी आ गई थी, वहां पे जो वहाँ के लोअर तबका था उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी एक असेंबली बना रही थी, नेशनल असेंबली। और फर्दर उन्होंने अपनी इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल भी पास किया था, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, यानी डेमोक्रेसी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी आ गई थी, मोनार्की खत्म हो गई थी। तो इर्द गिर्द जो यूरोप की बाकी टेरिटरीज थी, बाकी जो ममालिक थे, उन्होंने यूरोप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन्होंने, ये मैं स्टोरी पहले भी बता चुकी हूँ, फिर ब्रीफ बता देती हूँ, कि उनको ना थोड़ा खतरा लाहा हुआ नेपोलियन बोनापार्टे से, कि यहाँ पे फ्रेंच में तो डेमोक्रेसी आ गई है, मोनार्की खत्म हो गई है, तो ये ना हो कि हमारे जो टेरिटरीज हैं, हमारे जो लोग हैं, यानी जैसे रशिया है, प्रुशिया है, स्वीडन है, उसके अलावा ब्रिटेन है, और ऑस्ट्रिया है, और भी बहुत सी जो कंट्रीज थी, ठीक है, इटली है, इजिप्ट है। तो उन्हें डर था कि कहीं हमारे लोग भी एहतजाज करना शुरू कर दें कि यहाँ पे मोनार्की खत्म की जाए। तो
डिफरेंट फिर क्वालिशन बने थे, क्वालिशन ऑलमोस्ट 7 क्वालिशन बने थे, यानी हर बार फर्स्ट बना, फिर सेकंड बना, थर्ड बना, फोर्थ बना, फिफ्थ बना, सो ऑन 7th ऑलमोस्ट क्वालिशन बने, जो कि अगेंस्ट थे नेपोलियन बोनापार्टे के, और नेपोलियन बोनापार्टे ने उनके खिलाफ जंगें लड़ी। ठीक है, ये क्वालिशन कभी कोई 2 मुल्क बना रहे थे, कभी 3 मुल्क बना रहे थे, कभी 4 बना रहे थे, कभी 5 बना रहे थे, और अगेंस्ट किसके थे? नेपोलियन बोनापार्टे के। ठीक है, ये मोनार्की के अगेंस्ट था, और मोनार्की को खत्म करके उन पे भी कब्जा करना चाहता था, बाकी मुल्कों पे भी, यानी इटली, ऑस्ट्रिया हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया, प्रूशिया हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है, ब्रिटिश हो गया, तो उन सब पे भी ये कब्जा करना चाहता था, और एक बहुत बड़ा एम्पर बनना चाहता था। तो ये है स्टोरी कि जब क्या हुआ कि फर्स्ट कोalition हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस जो हैं उन्होंने मतलब उनकी कोalition हुई, तो वहां पे बोनापार्टे ने, यानी नेपोलियन बोनापार्टे ने लीड किया था, और इसने ट्रेन किया अपने ट्रूप्स को और इटली को जीत लिया। ठीक है, इटली को जीत लिया। फिर 26 साल की उम्र में इसने शादी की थी। वो शादी किससे की थी? वो जॉसफिन थी, एक प्रिंसेस थी, एम्प्रेस थी। इनके जो डी फैक्टो, यानी नेपोलियन बोनापार्टे का डी फैक्टो जो लीडर था, मिलिट्री लीडर था, पॉल बैरेस, उसकी मतलब एक उसकी रिहाइश का पे एक पार्टी थी, वहां पे ये जॉसफिन से मिला था, और इसने जॉसफिन से शादी की। इसकी एज 26 थी, और जॉसफिन जो थी वो पहले मैरिड थी, और उनका एक बेटा भी था या बेटी थी आई गेस, और उनकी एज 32 थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उससे शादी कर ली। नेक्स्ट, फिर लेड द फ्रेंच आर्मी एंड एक्टेड एज ए डायरेक्टर और सॉरी डिक्टेटर। इन्होंने जब इटली को फतह किया तो फिर इन्होंने इसकी जो फ्रांस की आर्मी थी उसको लीड करना शुरू कर दिया, और वहां पे एज ए डिक्टेटर काम करना शुरू हो गया, और उन दिनों इसकी शादी भी हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, 1798 में फॉट मेनी वॉर्स इन इजिप्ट एंड वांटेड टू कनकर ब्रिटेन। इसने इजिप्ट में बहुत सारी जंगें लड़ी, इटली के बाद जो है 1798 में इजिप्ट में बहुत सारी जंगें लड़ी, और ये ब्रिटेन को भी अपने कब्जे में करना चाहता था, उसको भी फतह करना चाहता था। इस दौरान ही बैटल ऑफ पायरामिड हुई। बैटल ऑफ पायरामिड की मैं जस्ट आपको डेट बता देती हूँ कि ये कब हुई, 21 जुलाई 1798 को ही। और कब हुई, यानी जब फ्रेंच ने इन्वेजन किया इजिप्ट को। ठीक है, और इसको, इसके दूसरे नाम भी देख लीजिएगा, इसको बैटल ऑफ एम्बेम्बी के बेबी भी कहते हैं। ठीक है, फिर 1799 को क्या हुआ, अबू कीर इन्वेजन हुई, बट मैनी फ्रेंच सोल्जर लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू प्लेग एंड रिजल्टेंटली लॉस्ट बैटल ऑफ नाइल। यानी बैटल ऑफ नाइल हुई थी किस जगह पे? अबू कीर जगह पे, जहाँ पे इसको इन्वेजन कर दिया गया था, यानी इसको इन्वेट कर लिया गया था फ्रेंच की कह लो कि ऑलमोस्ट फ्रेंच के जो सोल्जर थे, जो कि किसके अंडर थे? नेपोलियन बोनापार्टे के। वो इसको ऑलमोस्ट फतह करने ही जा रहे थे, तो क्या हुआ कि वहां पे काफी जो इनके सोल्जर थे, यानी फ्रेंच सोल्जर थे, नेपोलियन बोनापार्टे के सोल्जर्स थे, वो प्लेग बीमारी की वजह से काफी की डेथ हो गई, और ये जंग जो है वो हार गए। नेक्स्ट, फिर ये जैसे मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ नाइल नेपोलियन बोनापार्टे हार गया था, और इसका ये ड्यूरेशन हम देख लेते हैं, 1 to 3 अगस्त 1798। ठीक है, ये तब हुई थी बैटल ऑफ नाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में देख लीजिएगा। फिर है 1799 को क्या हुआ कि अब नेपोलियन बोनापार्टे जब बैटल ऑफ नाइल हार के वापस आया, फ्रांस वापस आया, तो तब भी लोगों के दिल में इसके लिए बहुत ही मोहब्बत थी, और सब इसकी बहुत इज्जत करते थे। इसे एक अपना कह लो कि स्ट्रॉन्ग जो है वो डिक्टेटर समझते थे, इसको अपना लीडर समझते थे। ठीक है, तो जब ये वापस आया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो मोनार्की खत्म हुई, तो वहां पे डायरेक्टरी हुकूमत थी वहां पे, लेकिन वो डायरेक्टरी हुकूमत के अंडर जो है वो फ्रांस में अब इतनी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई थी, तो इसने उस चीज को नोटिस किया हुआ था, और इसने फ्रांस में 1799 में डिसॉल्व किया डायरेक्टरी को, और इसने 3 कॉन्स्टिट्यूलेट सिस्टम को है इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट जो है उसको लाया जाए। और 3 कॉन्सुलेट बने थे, यानी 3 मेन लीडर बने थे, जिसमें से इसने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलेट लीडर डिक्लेयर किया था, यानी नेपोलियन बोनापार्टे ने। फिर नेपोलियनिक वॉर्स हुई, मतलब नेपोलियन के नाम से नेपोलियनिक वॉर्स फेमस हैं, जिनका ड्यूरेशन 1803 टू 1815 तक है, और ये जाहिर है फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे ने लड़ी हैं अगेंस्ट यूरोपियन अलायंसेस, यानी यूरोप में जो बाकी कंट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इटली, इजिप्ट, ये इनके अलायंसेस बनते रहते थे, और इनके खिलाफ ये जंगें लड़ता रहता था।
बहुत सारी इसने जीती थी, कोई एक आध थी जिस जो ये हारा था। अच्छा, 1805 में क्या हुआ कि वॉर विद ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर के अगेंस्ट ये लड़ा और ऑस्ट्रिया जो है उसको इसने हरा दिया। अब जो ऑस्ट्रिया और रशिया है ना, ये बहुत बड़े इसके अगेंस्ट अलायंस थे, यानी नेपोलियन बोनापार्टे के फ्रेंच एम्पर जो था उसके अगेंस्ट बहुत बड़े अलायंसेस थे, और ये किसी न किसी तरह से फ्रांस में जो डेमोक्रेसी आ गई थी उसको खत्म करना चाहते थे, वहां पे मोनार्की को अगेन लेके आना चाहते थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने इनके खिलाफ काफी जंगें लड़ी थी और इनको हराया भी और इनसे हरा भी। फिर इसने एक पीस ट्रीटी साइन की ब्रिटेन से, ताकि वो जो है ब्रिटेन जो है फ्रेंच पे आके हमला ना कर दे, लेकिन फिर अगर इस ताकि जो है ये जो है पुरअमन तरीके से बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जंगे लड़े और वहां पे पहले उनको कब्जा कर ले, उनके ऊपर कब्जा कर ले, उनको फतह कर ले, बाद में ये ब्रिटेन पे आए। अब इसने ब्रिटेन के साथ पीस ट्रीटी तो साइन कर ली थी, लेकिन फिर भी इसे खतरा था कि ब्रिटेन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त जो है इस पे हमला कर देगा, यानी फ्रांस पे हमला कर देगा। अच्छा, ये आपने पीस ट्रीटी देख लेनी है, इसकी डेट। अच्छा, फिर है बैटल ऑफ ट्रेफलगार। ट्रेफलगार जो बैटल थी ये, इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांस है इसने स्पेन के साथ कॉलिशन बनाया था, और यानी इन दोनों ने मिलके जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर की थी, यानी इनकी नेवाल जो फोर्सेस थी, स्पेन और फ्रांस की नेवाल फोर्सेस ने जंग की ब्रिटिश के नेवाल फोर्सेस के अगेंस्ट। और ये इन्होंने जंग लड़ी 21 अक्टूबर 1805 को। ये देखें, मैंने इसका पिक्चर भी एक ऐड कर दिया है। फिर है वॉर ऑफ थर्ड कोalition। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी कोalition हुए थे, मतलब 1 to ऑनवर्ड 7 कोalition हुए, डिफरेंट कंट्रीज थी जो कि अगेंस्ट थी फ्रेंच के, क्योंकि फ्रेंच में monarchy खत्म हो चुकी थी। तो वो मैं वॉर ऑफ थर्ड कोalition जो थी उसका ड्यूरेशन 1805 to 1806 है, और मजीद इसकी डिटेल के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिर 1805 को जैसे मैंने आपको बताया कि 21 अक्टूबर अक्टूबर को तो हुई थी बैटल ऑफ ट्रेफलगार हुई थी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि 1805 में क्या हुआ, रशिया एंड ऑस्ट्रिया अटैक फ्रांस। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया और ऑस्ट्रिया जो था बहुत बड़े अलायंसेस थे अगेंस्ट फ्रांस, वो फ्रांस को किसी भी तरह से वहां से जो है वो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते थे, वहां पे मोनार्की को लेके आना चाहते थे। तो इन्होंने अटैक कर दिया फ्रांस पे, और नेपोलियन ने इनका जो है वो किस तरह से इनका मुकाबला किया, इसने जर्मनी पे आके जर्मनी की जगह पे आके इसने अपने जो दस्ते थे, फौजी दस्ते थे, उनके दो हिस्से किए, यानी सेपरेट सेपरेट अपनी फौजों को किया। एक ने ऑस्ट्रिया पे हमला किया और एक ने रशिया पे हमला किया, और इसने ऑस्ट्रिया को जो है वो हरा दिया था इस जंग में। फिर बैटल ऑफ ऑस्टरलिड्स जो हुई, ये कब हुई थी, 1805 में ही हुई थी। और इसकी अगेंस्ट मतलब इसमें जो आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल, वही है जो ऊपर मैं आपको ये थर्ड कोalition का बता चुकी हूँ, जिसमें ऑस्ट्रिया और रशिया थे एक तरफ, और एक तरफ ये फ्रांस था। और फ्रांस ने जर्मनी को साथ मिलाते हुए जर्मनी में बेल्जियम की जगह जो है उसको यूज करते हुए इन पे हमला किया था। अच्छा, फिर है ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। अब ऑस्ट्रिया और फ्रांस जब जाहिर है जब ऑस्ट्रिया जो है वो हार गया फ्रांस से, तो इनके दरमियान एक पीस ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग भी कहते हैं। उसकी मैंने डिटेल भी ऐड कर दिया यहाँ पे, जो कि 26 दिसंबर 1805 को ही, अगेन वही डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। फिर 1810 में क्या हुआ कि 1810 तक जो नेपोलियन बोनापार्टे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बचपन से ही बहुत वाइज था, ये मतलब चाहता था कि वो पूरे यूरोप पे हुकूमत करे। तो बहुत ही कम उम्र से ही इसने बहुत सी चीजें सीख ली थी, इसने बहुत सी टेक्टिक सीख ली थी कि किस तरह से ये बड़ा होके एज ए एम्परर जो है वो यूरोप पे कब्जा करेगा। अच्छा, 1810 में क्या हुआ कि इसने तब तक बहुत सी कंट्रीज जो हैं उन पे कब्जा कर लिया था, जंगें लड़ ली थी, नेपोलियनिक वॉर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने बहुत सारी जंगें लड़ी अगेंस्ट रिमेनिंग रशियन जो टेरिटरीज थी, कंट्रीज थी, उनके अगेंस्ट, या रशियन यूरोपियन जो स्टेट्स थी। तो इसने बहुत सी कंट्रीज जो है उनको वार्न कर लिया था, लेकिन इसी दौरान इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी जोसेफिन, उसको इसने डिवोर्स दे दी, क्योंकि जोसेफिन जो थी वो एक अच्छी खातून नहीं थी, और इसकी गैर मौजूदगी में दूसरे जो फ्रांस के लोग थे उनके साथ जो है उनके उसके गलत ताल्लुकात थे, तो इसने इसको डिवोर्स दे दी। ठीक है। फिर 1810 में ही दोबारा इसने शादी की लुइस से, मैरी लुइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने ऑस्ट्रिया को क्या कर लिया था, फतेह कर लिया था, कनकर कर लिया था, और ऑस्ट्रिया के साथ इसने एक पीस ट्रीटी भी साइन की, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेसबर्ग ट्रीटी कब हुई, 26 दिसंबर 1805 को। तो अब ऑस्ट्रिया की शहजादी जो है वहाँ मैरी लुइस से इसने शादी की दोबारा से, ठीक है, 1810 में।
वो इसलिए शादी की थी ताकि इसका वारिस हो जाए, लेकिन बाद में इसका उसके साथ बहुत अच्छा मतलब रिलेशन बन गया था, बहुत ज्यादा उसको चाहने लग गया था। और 1811 में इसका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था नेपोलियन फ्रेंकोइस फ्रेंकोइस जोसेफ चार्ल्स बोनापार्टे, यानी सन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। फिर क्या हुआ जी, मॉरिटियस मॉरिटियस आइलैंड जो थे, अब जैसे मैंने क्या आपको बताया कि ब्रिटेन के साथ भी इसने एक पीस ट्रीटी साइन की थी फ्रेंच ने, लेकिन फिर भी उसको खतरा था कि कहीं ना कहीं किसी वक्त भी ब्रिटेन जो है इस पे हमला कर देगा, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो उसके बदले में फिर अगेंस्ट जो है फ्रांस ने अब हमला करना था ब्रिटेन पे। तो ये एक मॉरिटियस आइलैंड आता है, मॉरिटियस आइलैंड जो है इसको फ्रांस ने बेस बनाते हुए कि ये मेरा आइलैंड है, तो इसने उसके थ्रू अटैक किया ब्रिटेन पे, यानी ये नजदीक पड़ता था ब्रिटेन के, तो इसने उसको यूज करते हुए ब्रिटेन पे हमला किया। फिर एक बैटल हुई, बैटल ऑफ ग्रैंड पोर्ट। बैटल ऑफ ग्रैंड पोर्ट जो ही, ये कब लड़ी गई, 20 to 27 अगस्त 1810 को। और ये वही जंग है जो कि ब्रिटेन और फ्रेंच के दरमियान हुई, इनकी जो नेवी थी उनके दरमियान हुई। ये देखें, फ्रेंच नेवी एंड ब्रिटिश नेवी। ये इसका भी एक इमेज मैंने ऐड कर दिया है। फिर है नेपोलियन मेक हिज माइंड टू अटैक रशिया। अब रशिया अब एक तरफ तो ये जंग लड़ रहा था ब्रिटेन से, दूसरी तरफ इसको जाहिर है उस दौर में जो ब्रिटेन की नेवी नेवाल फोर्सेस थी उनको बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था कि उनसे कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता था, कोई भी इनको कम्पीट नहीं कर सकता था। तो नेपोलियन को अपनी शिकस्त महसूस हुई, इसने सोचा क्यों ना वो दूसरी तरफ से रशिया पे हमला कर दे, ताकि वो रशिया को जीत के उसको कनकर करके लोगों के दिल में अपनी और इज्जत बढ़ा सके और उनको मजीद मोटिवेट कर सके। तो इसने रशिया पे हमला करने का सोचा। तो फिर क्या हुआ जी, जो इसने अटैक किया, द फ्रेंच इन्वेजन ऑफ रशिया, जिसको हम रशियन कैंपेन भी कहते हैं या फिर सेकेंड पॉलिश वॉर भी कहते हैं या आर्मी ऑफ 20 नेशन भी कहते हैं, जो कि हुई 1812 में। ठीक है, और वही जैसे मैंने आपको बताया कि इसने रशिया पे क्यों हमला किया था, क्योंकि एक तरफ तो ये जंग लड़ रहा था ब्रिटेन से और दूसरी तरफ ये रशिया से लड़ना चाह रहा था, उसको कंकर करना चाह रहा था, उनके अपने जो लोग थे उनके दिल जीतने के लिए, खुद को एक बड़ा एम्परर साबित करने के लिए, और साथ ही साथ रशिया को खबरदार करने के लिए कि वो जो यूके के साथ ट्रेड करते हैं या उनका यूके के साथ लेन देन है उसको खत्म करें। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, रशिया सेपरेशन फ्रॉम यूरोप। अब रशिया ने क्या किया कि रशिया ने सेपरेशन कर ली यूरोप से, अपने आप को सेपरेट कर लिया ताकि ये ना बाकी मुल्कों के साथ अलायंस करके फ्रेंच से लड़े और ना ही वो अपना मजीद नुकसान करे। तो अक्टूबर 1813 को क्या हुआ, बैटल ऑफ लेप्जिग हुई। इसको कहते हैं जर्मन कैंपेन ऑफ 1813। ये जंग जो है कब शुरू हुई थी, अक्टूबर 16 1813 को, और एंड कब हुई, 19 अक्टूबर 1813 को। और इसमें भी क्या हुआ कि एक तरफ तो ऑस्ट्रिया प्रूशिया रशिया और स्वीडन थे और दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्टे यानी फ्रेंच एम्परर था, और इनकी जंग जंग हुई। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो जंग हुई थी, सॉरी, यहाँ पे जो जंग हुई बैटल ऑफ लेपिजिग। लेपिजिग जो जंग है, ये जैसे मैंने आपको बताया अलायंसेस थे, ऑस्ट्रिया प्रूशिया रशिया और स्वीडन, इनके खिलाफ नेपोलियन बोनापार्टे लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको शिकस्त हुई, यानी नेपोलियन बोनापार्टे को शिकस्त हुई और इसको एग्जाइल कर दिया गया। बोनापार्टे को एग्जाइल कर दिया गया आइसलैंड ऑफ एल्बा पे। आइसलैंड ऑफ एल्बा जो है ये इजिप्ट के थोड़ा नजदीक है। ठीक है, तो वहां पे इसको एग्जाइल कर दिया गया, वहां पे ये चला गया, इसको लोगों ने जिला वतन कर दिया। और यहाँ फ्रेंच में जो है वो लुइस जो 8 हैं उनकी हुकूमत आ गई, वो एक डिक्टेटर जो है उनकी हुकूमत आ गई। उसके बाद कुछ अरसा ये आइसलैंड ऑफ एल्पा पे रहा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अगेन ये आइस ऑफ एल्पा से भाग कर वो फ्रांस चला गया, और फ्रांस में आके इसने इसके लोग, फ्रांस में वैसे भी लोग इसके दीदवर थे, हम इसको चाहते थे कि अगेन से जो इनका लीडर है, इनका जो एम्परर है वो नेपोलियन बोनापार्टे ही हो। लुइस एट से वो खुश नहीं थे। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे जो है आइलैंड ऑफ एल्बा से वापस फ्रेंच गया, तो वहाँ के लोगों ने बहुत खुशी से इसका इस्तकबाल किया और इसका साथ दिया, और नेपोलियन बोनापार्टे ने 100 डेज कैंपेन चलाई, जिसमें इसने 100 डेज वॉर्स लड़ी। ठीक है, इसने किन के अगेंस्ट लड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रिमेनिंग अलायंसेस थे उनके अगेंस्ट लड़ी, और इसकी डेट है 20 मार्च 1815, जब ये वापस आया और फिर इसने जंगे लड़ी। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, उसके बाद जो
हमारे पास, सॉरी ये 18 है, ठीक है, लोएस 18 है यहाँ पे, लोएस 8 नहीं 18 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, बाद में सेकंड रिस्टोरेशन हुई थी किंग लुइस 18 की टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस ऑन जुलाई 8 1815, ये भी आपने डेट याद रखनी है। अब कॉलिशन जैसे मैंने आपको बताया होते रहते थे, तो ये कॉलिशन हुआ था इसके अगेंस्ट, नेपोलियन बोनापार्टे के अगेंस्ट। और 1815 में क्या हुआ, इसने बेल्जियम पे अटैक कर दिया, ये आपने डेट याद रखनी है। फिर एक बैटल हुई, बैटल ऑफ लिग्नी, बैटल ऑफ लिग्नी में कब हुई, 16 जून 1815 को हुई। और इसमें भी क्या हुआ, फ्रेंच बोनापार्टे एक तरफ था और दूसरी तरफ जो है प्रूशिया जो है, इन दोनों के अगेंस्ट, इन दोनों के दरमियान ये वॉर हुई थी, प्रूशिया और फ्रेंच के दरमियान, जिसमें इसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने यानी फ्रांस ने प्रूशिया को जो है वो जीत लिया था, उसको वॉन कर लिया था। और लिग्नी जो है बेल्जियम को कहते हैं। फिर एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई, बैटल ऑफ वाटरलू जो है ये बहुत बड़ी रीजन बनी और नेपोलियन बोनापार्टे के एग्जाइल की, इसके फॉल की बहुत बड़ी रीजन बनी। बैटल ऑफ वाटरलू में इसके बहुत ज्यादा सिपाही मार दिए गए, ठीक है, उनको शिकस्त हुई। और ये कब हुई थी, जून 18 को हुई। और ये 100 ये जो 100 डेज वॉर थी उसकी ही एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये जंग हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे को आखिरी और सेकंड टाइम जो है वो एग्जाइल कर दिया गया सेंट हेलिना पे, यानी एक आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन में है। और वहीं पे इसकी डेथ हो गई और इसकी डेथ डेट है 5 मई 1821। तो ये था जी राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चाहे आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप यूरोपियन हिस्ट्री CSS आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका ऑप्शनल है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आई नो ये MCQ सीरीज है, बट इसमें मैं साथ साथ डिटेल ऐड कर रही हूँ। MCQs अगर टू द पॉइंट आपने याद करने हैं तो वो कहीं से भी आप तैयार कर लेंगे, ये डिटेल में इसलिए ऐड कर रही हूँ और आपको स्टोरी के फॉर्म में इस तरह इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए और मजीद चीज़ें जो है आपको अच्छे तरह से आप इनको याद रख सकें। तो आज के लिए इतना ही था, ये सीरीज 4 थी। मजीद इस वीडियो को फर्दर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और इनकी PDF के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर दिया गया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।